हाय गाइस, टोटल प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना। आज आप लोगों को मैं टॉपिक जो पढ़ाने वाली हूँ, इस समय बहुत चर्चित टॉपिक है, वो है डी डॉलराइजेशन या करेंसी वार। तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे और इसी के बारे में आज हम डिटेलिंग से पढ़ते हैं कि क्या है डी डॉलराइजेशन, क्या है भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, क्या है और करेंसी वार क्या है और क्यों हो रहा है। तो ये करंट का टॉपिक है और ये हो सकता है इकोनॉमिक जीएस थर्ड पेपर में आपका आ सकता है। बी डॉलराइजेशन, या इंग्लिश में अगर हम लिखें तो डी डॉलराइजेशन एंड करेंसी वार। ठीक, ये आपका टॉपिक है डी डॉलराइजेशन एंड करेंसी वार। करेंसी वार पे अगर हम बात करते हैं तो देखो, अगर चाइना और यूएसए की बात करें तो दोनों सुपर पावर बनने की कोशिश में। तो सुपर पावर बनने के लिए अब ज़रूरी है कि मनी का, अगर हम अभी देखें यूएसडी जो यूएस डॉलर है उसका अगर हम देखें तो 60% जो भी केंद्रीय बैंक हैं, टोटल जो हमारे जो वर्ल्ड के केंद्रीय बैंक है उनका जो 60% है वो डॉलर में फॉरेक्स रिजर्व है और 70% वर्ल्ड ट्रेड होता है डॉलर में ही होता है। 70% यूएसडी यानी यूएस डॉलर में ट्रेड होता है एंड 60% क्या है, केंद्रीय बैंकों का जो फॉरेक्स रिजर्व है केंद्रीय बैंकों का फॉरेक्स रिजर्व वो डॉलर में है। तो अगर हम देखें तो यूएसए की जो डॉलर की मोनोपोली है वर्ल्ड इकोनॉमी में, तो इसी को लेकर के अब चाइना क्या कर रहा है कि कुछ देशों के साथ, बहुत सारे देशों में वो अपनी जो एफर्ट्स हैं वो कर रहा है कि जो उसका मनी है जिसे युआन बोलते हैं या रेनमिनबी भी बोलते हैं, जो आपका आईएमएफ में एसडीआर है उसमें भी वो शामिल है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि जो कुछ देश हैं वो रेनमिनबी को भी मान्यता दे रहे हैं। चाइना का क्या है, युआन या रेनमिनबी है। ठीक है, युआन या रेनमिनबी। ठीक है, न्यूज़ क्यों है ये, बहुत ज़्यादा चर्चित न्यूज़ क्यों है, अभी अब हम इस पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है, इसके बारे में पूरा बाद में हम इंफ्रा तैयार करेंगे, जो भी है स्ट्रक्चर उस पर बात करेंगे। तो चीन का अभी हाल में क्या हुआ है, एक कंपनी है अर्जेंटीना की। ठीक है, अर्जेंटीना में क्या हो रहा है कि अर्जेंटीना की जो मनी है पेसो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें उसमें, तो उसमें डॉलर के मुकाबले क्या हो रहा है, बहुत गिरावट आ रही है। तो उसने अर्जेंटीना की कंपनी से बोला कि आप इसमें ना करके, डॉलर में पेमेंट ना करके आप युआन में करो। ठीक है, ऐसे ही ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने भी कहा, अपनी फ्रांस से जो ट्रेड था वो भी कहा कि डॉलर में ना करके आप युआन में करिए, यानी रेनमिनबी भी करिए। इस तरह से कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं कि युआन को या रेनमिनबी को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, तो सुपर पावर चाइना भी प्रयास कर रहा है और यूएसए तो है ही है सुपर पावर, तो ये एक करेंसी वार में तब्दील हो रहा है, इसी को करेंसी वार बोल रहे हैं। ठीक है, उसमें अगर हम देखें भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण, इसमें एक चीज़ और आएगी जिसको हम पढ़ेंगे, भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण। ठीक है, ये सब मुद्दों पे हम विचार करेंगे। तो ये इस तरह से मैंने देखा कि करेंसी वार में तब्दील हो रहा है। तो हुआ क्या है कि चीन जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे आपका चाइना है, ब्राज़ील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है,
ठीक है। इस तरह के देश और रसिया ये सब मिल करके एक ऐसी करेंसी बनाना चाह रहे हैं कि इसका जो मोनोपोली है यूएस डॉलर की, ये सीमा पार ये जो ट्रेड होता है यानी क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड होता है उसको कम किया जा सके और एक ऐसी करेंसी बनाई जा सके जो लोकल लेवल पर डेवलप हो, यानी कि रीजनल लेवल पे हो, आपस में ट्रेड किया जा सके, जिससे जो यूएसए अपनी डॉलर का यूज़ कर करके क्या अभी क्या कर रहा है, डॉलर को यूज़ करके एज कहीं युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया या किसी देश को जो है उसको कोई नीतियाँ बनाई और किसी देश में जा करके कि इम्प्लीमेंट करानी है, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी के थ्रू उसको प्रभावित करता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है ये सारे देश एक ग्रुप बना के ऐसा जो है अभी एफर्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा बना, और ब्रिक्स इसमें आगे आया है कि ब्रिक्स देश जो हैं वो इस पर एक चाह रहे हैं कि एक ऐसा हम मनी बनाएंगे जो हम आपस में ट्रेड कर सकें, जिससे हम डॉलर को जो इसका प्रभुत्व है वो कम कर सकें। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि वी डॉलराइजेशन क्या है। एक सेकेंड, वी डॉलराइजेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, ये नोट कर लीजिएगा कि 60% जो है वो, क्योंकि आप जब मेंस लिखेंगे तो इस टाइप के फैक्ट्स लिखेंगे तो इससे आपका स्कोर बढ़ेगा। इसको लिखा रहने देते हैं, ये ध्यान रखना है, इसको बाद में हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इस पे हम बात करते हैं मेनली कि क्या है वी डॉलराइजेशन, क्या है इसकी आवश्यकता क्या है, और कोई भी मनी, सोचो कि डॉलर ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है और कोई मनी इतना ज़्यादा क्यों नहीं है। तो इसके कुछ पैरामीटर हैं कि कोई भी जो मनी है वो ग्लोबल मनी क्यों बनती है, उसको क्या ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो डॉलर जो है वो वर्ल्ड लेवल पे इतना मान्यता प्राप्त है, सारे कंट्रीज जो हैं उस पर भरोसा करते हैं। तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, तो इन्हीं पे हम बात करेंगे। फिर चैलेंजेस क्या हैं वी डॉलराइजेशन के, पहली बात कि वी डॉलराइजेशन क्या है, फिर इसकी आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, यूएसए की डॉलर की जो मोनोपोली है वो क्यों है, यूएस डॉलर यूएसडी डॉलर की जो प्रभुत्व है वो है क्यों। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वी डॉलराइजेशन पे वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या वैश्विक स्तर पर क्या पहल की गई हैं वी डॉलराइजेशन के लिए वैश्विक स्तर पे। एक सेकंड, वी डॉलराइजेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे या वैश्विक स्तर पे क्या पहलें की गई हैं, वैश्विक स्तर पर की गई पहल या प्रयास। ठीक है, फिर उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या है वी डॉलराइजेशन की, ठीक है, और भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक नया अलग से टॉपिक रखिएगा कि भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारत के प्रयास क्या रहे हैं, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारतीय प्रयास। ठीक, भारतीय प्रयास। ठीक, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, क्या है, आवश्यकता क्यों है, ठीक है, यूएस डॉलर का प्रभुत्व क्यों है और वैश्विक स्तर पर पहल क्या की गई है, फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, और भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए क्या क्या भारत ने इनिशिएटिव लिए हैं या प्रयास किए हैं। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे, ये सारे टॉपिक रहेंगे। पहली बात हम देखते हैं कि क्या है वी डॉलराइजेशन है क्या। वी डॉलराइजेशन ये है कि अपनी फॉरेक्स रिजर्व के लिए या विनिमय माध्यम व्यापार करने के लिए
या फिर यूनिट ऑफ अकाउंट में अगर यूज़ किया जाता है तो डॉलर पे निर्भरता को कम करके कोई स्थानीय मुद्रा या किसी अन्य मुद्रा का प्रयोग करना। ठीक है, ये होता है आपका वी डॉलराइजेशन, जो परिभाषित रूप में अगर देखा जाए। देखिए आप लोग या तो इसको लिख लीजिए, साथ साथ में नोट्स बना लीजिए अपने, तो और बेहतर है। बट इसके साथ आपको जो PDF मिलेगी उसमें पूरा डिटेलिंग लिखी होगी, तो PDF इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे आप, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो वो पूरा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको वो PDF मिल जाएगी, तो उससे भी आप जाके डाउनलोड करके ये टॉपिक जो है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। बट अगर साथ में लिखते जाएंगे तो आपको याद भी होता जाएगा, तो ये भी ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों पड़ गई। ठीक है, हम देखते हैं आवश्यकता क्यों है, इस पर कुछ नोट कर लीजिए। इसमें कुछ चीज़ें टॉपिक्स हम हेडिंग्स बताते हैं इसमें। नीड क्यों या आवश्यकता क्यों है वी डॉलराइजेशन की। पहली बार डॉलर का जो यूज़ किया जा रहा है, जो डॉलर का यूज़ किया जा रहा है, वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर, यानी कि डॉलर का ट्रेड अगर हम ट्रेड के रूप में ना देखें तो भी वेपनाइजेशन यूज़ किया जा रहा है। अगर हम एग्जांपल दें, पहला डॉलर का शस्त्रीकरण, शस्त्रीकरण के रूप में यूज़ किया जाता है, वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड के रूप में। ठीक है, शस्त्रीकरण के रूप में। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ देशों में। ठीक है, आर्मी ना भेज करके USA क्या करता है, ब्लैक लिस्ट कर देता है, या फिर क्या करता है वहाँ पे क्या करेगा, अपनी आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा और उसकी ट्रेड को इम्पैक्ट करेगा। और किसी भी देश को या किसी के घर को बर्बाद करना है तो उसके इकोनॉमिक सोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड कर दो, वो अपने आप डाउन हो जाएगा। तो USA ऐसी ही पॉलिसी अपनाता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें, जब यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ उसके बाद से USA ने कितने सारे प्रतिबंध लगाए रसिया पे। तो उससे क्या हुआ, रसिया ने फिर अभी उसके बाद रसिया ने कुछ ऑप्शंस निकाले, मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि स्विफ्ट सिस्टम से वो भाई बाहर हुआ, डॉलर में उसने कहा मैं व्यापार ही नहीं करूँगा रसिया ने, अभी उसने जो अपना उसका मनी है रूबल, उसमें कहा मैं व्यापार करूँगा। तो इस तरह का। दूसरा बात आपका जो JCPOA है, जिसे जो ईरान का है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट 2000, उससे USA बाहर हो गया और क्या किया, ईरान पे आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। तो इस तरह का यूज जो है वो अब कहीं ना कहीं वो अपने मनी को यूज़ कर रहा है एज अ शस्त्र के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होंगी, अगर कोई मनी या कोई मुद्रा ऐसी है जो स्थानीय स्तर पर या लोकल करेंसी के रूप में डेवलप हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे सुरक्षा मिलेगी इन देशों को। तो इस वजह से इसकी आवश्यकता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखें और क्यों मतलब ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि कुछ वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, जैसे कि चाइना है, भारत है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका, तो ये उभर रहे हैं, इनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ग्रोथ कर रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अब ये कंट्री ये चाहते हैं कि हम क्यों बाध्यकारी हों डॉलर के लिए, ज़रूरी कुछ हम ऐसे समझौते करें, एज प्लेटफॉर्म एक ऐसा यूज़ करें, जैसे SCO कंट्रीज़ हो गए, आपके ब्रिक्स हो गए, आसियान हो गए, ये सारी कंट्रीज़ मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और आपस में एक समझौता करें कि हम एक ऐसी करेंसी या आपस में रख कर एक सभी आम सहमति बना करके सभी की, और फिर एक ऐसी करेंसी को मान्यता दी जिससे लोकल लेवल पर ट्रेड हो सके, क्षेत्रीय व्यापार हो सके। तो इससे ट्रेड भी बढ़ेगा, रोज़गार भी बढ़ेगा लोगों की, और जो वहाँ के निर्यातक हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी, और ट्रेड बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि भी आएगी। तो ये भी ज़रूरी है। तो इस वजह से दूसरा टॉपिक है उभरती अर्थव्यवस्थाएं। उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे आपका चाइना हो गया, भारत हो गया, चीन, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, ठीक, रसिया, ये सारे देश। ठीक है, अगर हम तीसरा देखें और क्या हो सकता है, ठीक है, उभरती अर्थव्यवस्थाएं। दूसरा अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि जो ग्लोबल मार्केट है, यानी जो फाइनेंशियल जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसको सिक्योर करने के लिए भी ये ज़रूरी है। कैसे, क्या होता है कि जैसे फेडरल रिजर्व बैंक है, USA का है, वो क्या करता है, अपनी ब्याज दरें बढ़ा दिया, और जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो डॉलर क्या होता है, इस पर UPSC में PYQs भी आ चुका है, 2022 में भी आया है और पहले भी आए हैं।
तो डॉलर क्या होगा इंडियन इकोनॉमी से, अब हम एग्जांपल देते हैं इंडियन इकोनॉमी का। डॉलर क्या करेगा, इंडियन इकोनॉमी से जो इंडियन मार्केट से डॉलर बाहर जाने लगेगा क्योंकि वहाँ की ब्याज दरें बढ़ गई। तो ब्याज दरों के मामले में क्या करता है, इस तरह से वो ब्याज दरें वोलेटाइल होती रहती, और इस वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं, क्योंकि डॉलर का ही प्रभुत्व है, तो डॉलर इसकी निकल जाने से क्या होता है, जो आपकी घरेलू मार्केट है उसमें डाउनफॉल आने लगता है, उसमें बहुत सारी फिर मॉनेटरी पॉलिसी उससे प्रभावित होगी, आपका शेयर मार्केट इम्पैक्ट करेगा, आपकी इकोनॉमी इम्पैक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से क्या ज़रूरी है कि जो है आर्थिक समृद्धि को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मैंने कहा कि जिस तरह से जब अब कोई अगर हमारी लोकल करेंसी डेवलप हो गई तो ये भी ज़रूरी है कि लोकल करेंसी की डेवलप होने से जो ये वोलाटिलिटी है, जो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव होता है, उससे भी सुरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत है। फिर हम ये भी देखेंगे कि जो है और क्या हो सकता है, स्थानीय मुद्राओं का अगर हम डेवलपमेंट करें, ठीक है, यानी हम ये भी लिख सकते हैं वैश्विक वित्तीय प्रणाली, ये भी डाल सकते हैं आर्थिक स्थिरता एवं वैश्विक वित्तीय प्रणाली, वैश्विक वित्तीय प्रणाली, आर्थिक स्थिरता एवं, या हम लिख सकते हैं आर्थिक समृद्धि एवं वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित होगी। ठीक, और क्या होगा अगर लोकल करेंसी क्षेत्रीय मुद्राओं के अगर लोकल मुद्रा क्षेत्रीय मुद्राओं के उभरने से किसको लाभ होगा, जो निर्यातक हैं, निवेशक हैं, ठीक है, व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में सारा कुछ आपको मिलेगा पूरा। ठीक है, इनको भी लाभ मिलेगा क्योंकि जब ट्रेड अच्छा होगा, निर्यात अच्छा होगा, व्यापार अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट में भी आसानी होगी, जो इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट होंगे वो आसान होंगे, तो उससे क्या होगा, लोकल करेंसी से इन सबको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि डॉलर जो है, डॉलर का प्रभुत्व मार्केट में है क्यों। ठीक, और दूसरी बात ये है कि कोई भी अगर करेंसी ग्लोबल, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी मान्यता या अपना प्रभुत्व बनाना चाहती है तो उसके पैरामीटर्स क्या हैं, तो इस पर भी हम बात करते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा जो भी टॉपिक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो जिस टाइप का क्वेश्चन का, मान लो हो सकता है कि डायरेक्ट आपका ये क्वेश्चन ना आए इंडियन इकोनॉमी में, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आप इससे ऐड ऑन करके अपने क्वेश्चन को इनरिच, आंसर को जो है वो इनरिच कर सकते हो, अपनी मार्किंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि ये चर्चा में रहा है तो इस पर क्वेश्चन आने की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बाकी क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन और आंसर्स, कुछ टॉपिक्स या कुछ हेडिंग्स होती हैं वो जनरलाइज होती हैं, यानी कि आप कहीं भी उनको आंसर जब आप लिखते हो, मतलब देख करके कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हेडिंग्स में अपने डाल करके, वो हेडिंग्स, कुछ हेडिंग्स होती हैं जो जनरलाइज होती हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो यूएस डॉलर के, अगर यूएस डॉलर का प्रभुत्व है तो क्यों है, कारण क्या हो सकता है। ठीक है, और मानदंड क्या है, कोई भी अगर मनी है और उसे ग्लोबल लेवल पे अपना इम्पोर्टेंस जताना है या हमें अपना बताना है कि हम भाई इम्पॉर्टेंट हैं, तो क्यों है, आप में ऐसे मानदंड हैं क्या। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहली बात कि आपकी जो इकोनॉमी है वो ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए। पहली बात ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था होनी चाहिए जिससे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये सब आसानी से हो सके, तो खुली अर्थव्यवस्था चाहिए, ओपन इकोनॉमी चाहिए। दूसरी बात, पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता हो सके,
उस मुद्रा का पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता हो सके। दूसरी बात ये है कि उस देश की जो राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक जो मजबूती है वो क्या है, आर्थिक समृद्धि। अब जैसे डॉलर है, डॉलर बहुत मजबूत है, तो डॉलर इतना मजबूत है तो क्यों है, तो यूएसए की इकोनॉमी स्ट्रांग है, तो इस वजह से ये भी लगता है सबको ट्रस्ट है कि यूएस डॉलर में हम पेमेंट करेंगे, वो इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क नहीं है, तो लोगों को एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट उस पर ज़्यादा है। तो ज़रूरत किसकी होती है फिर, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट, यानी कि स्वीकार्यता एंड विश्वास, स्वीकार्यता एंड विश्वास। चौथी चीज ये है कि राजनीतिक स्थिरता, एंड आर्थिक समृद्धि। राजनीतिक स्थिरता एंड आर्थिक समृद्धि, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं इस तरह से कि, और दूसरी बात है ये है कि तरलता, डॉलर को बहुत आसानी से खरीदा जा सकता है, बहुत आसानी से क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो तरलता जो है, ये तरलता बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी मनी की, ये जो है ये पैरामीटर्स हैं, और यही रीज़न है कि जो यूएसए है वो, क्योंकि सारी पैरामीटर्स को फुलफिल करता है एज अ ग्लोबल लेवल पे, तो इसी वजह से यूएस डॉलर को इतनी स्वीकार्यता है। अब आप चाहे सऊदी अरेबिया से तेल खरीदिए, ठीक है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदिए, या फिर फ्रांस से आप राफेल खरीदिए, आपको मोस्ट ऑफ द पेमेंट जो है, मोस्टली क्या सारा पेमेंट आपको डॉलर में ही करना होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी क्या, जब यूक्रेन वार हुआ तो सबसे ज़्यादा ऑयल जो है क्या किया, तेल सस्ता हो गया रसिया से, क्योंकि प्रतिबंध लगा रखा था, बहुत सारे देश खरीद नहीं रहे थे, तो रसिया ने सस्ता कर दिया तेल। भारत ने बहुत बड़े लेवल पे उसकी खरीदारी की और 44 बिलियन अप्रॉक्सीमेट 44 बिलियन डॉलर की तेल की खरीद की। अब इशू आया कि डॉलर में तो पेमेंट नहीं हो सकता, मतलब मैं लूँगा नहीं, तो भारत ने कहा फिर मैं रुपये में करता हूँ। तो रसिया ने कहा कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो करेंसी है वो उसमें वो इतना वोलेटाइल है, मैं उसमें कैसे ले सकता हूँ, तो आप एक काम करिए, आप युआन में कर दिए, यानी रेनमिनमी भी कर दिए, रेनमिनमी भी कर दीजिए जो चाइना की करेंसी है, क्योंकि उसमें एक स्थिरता है, तरलता भी है, इंटरनेशनल मान्यता भी है, और तो या फिर मेरे रूबल में कर दीजिए। तो इंडिया ने कहा कि रूबल में भी ठीक नहीं है, क्योंकि रूबल में भी काफ़ी अप्स डाउन्स हैं, तो फिर भारत को युआन में करना पड़ा। हालांकि भारत की विदेश नीति इसके इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हो रही कि युआन में आप जो है आपने खरीदारी तो कर ली बहुत बड़े लेवल, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी जो विदेश नीति है उसमें कहीं ना कहीं आपने समझौता किया, तो इस वजह से सवाल भी उठे थे उस टाइम पे कि जो है आपने युआन में पेमेंट कर दिया खरीदारी करने के लिए। तो ये सब इशूज़ भी जो हैं हो रहे हैं, तो बेहतर है कि अगर कोई ऐसी लोकल करेंसी डेवलप हो जाती है तो इस तरह के विवाद भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर अगर हम देखते हैं कि इसमें जो है क्या प्रयास किए गए अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कौन कौन से किए गए हैं वी डॉलराइजेशन के लिए। तो हम बात करते हैं कि आज वी डॉलराइजेशन के इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से एफर्ट डाले गए हैं। अगर हम देखें तो वी डॉलराइजेशन के लिए किए गए प्रयास, वी डॉलराइजेशन के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए गए हैं अभी तक, इस पे हम बात करेंगे। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, द्विपक्षीय में जब दो देश करते हैं, बहुपक्षीय में जिसमें कई देश मिल करके या कोई संगठन मिल करके करता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, द्विपक्षीय प्रयास, पहले हम द्विपक्षीय प्रयासों पर चर्चा करेंगे। फिर बहुपक्षीय प्रयास,
बहुपक्षीय प्रयास, ठीक। द्विपक्षीय प्रयासों में अगर हम देखें तो चाइना ने क्या किया है, अपनी मनी के सर्कुलेशन को इंटरनेशनल ट्रेड और व्यापार और वित्त में यूज़ करने के लिए, जैसे हांगकांग है, सिंगापुर है, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, तो सिंगापुर, हांगकांग और यूरोपियन कंट्रीज़ में उसने क्या किया है, कुछ रेनमिनबी व्यापारिक सेंटर स्थापित किए हैं, ठीक है। चीन ने क्या किया है, चीन ने कुछ रेनमिनबी कहाँ हांगकांग में, हांगकांग, सिंगापुर और यूरोपीय कंट्रीज में एंड यूरोपियन देशों में, कुछ देशों में, सभी नहीं लेकिन कुछ देशों में इसने रेनमिनबी व्यापारिक सेंटर, रेनमिनबी व्यापारिक केंद्र बनाए हैं, जिससे व्यापार जिसमें व्यापार और वाणिज्य जो है वो रेनमिनबी में हो सके, ठीक है। उसके साथ अगर हम देखें, रसिया ने 2022 में एक समझौता किया था, उसने कहा एक जैसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके तहत इसने एक अपना वो जारी किया प्रस्ताव और कहा जो अनफ्रेंडली देश हैं जो भी ट्रेड करेंगे रसिया से वो रूबल में करेंगे, जो रसिया की मनी है वो रूबल है, रूबल में करेंगे। तो ये इस तरह से प्रयास हो रहे हैं। अगर तीसरा हम देखें तो अभी रसिया और चाइना ने मिल करके एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, ठीक है, जैसे स्विफ्ट से रसिया को बाहर किया गया, ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा पेमेंट गेटवे सिस्टम लॉन्च किया गया जो क्रॉस बॉर्डर जो इंटर बैंक लेन देन होता है वो किया जा सके। तो इस वजह से अगर हम देखें तो एक पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है दोनों देशों ने मिल करके, पेमेंट गेटवे लॉन्च किया है, किसने मिलकर के, रसिया और चाइना ने, रूस और चीन ने मिलकर के लॉन्च किया है, ठीक है। बहुपक्षीय अगर प्रयासों में हम देखें, या आपके द्विपक्षीय प्रयास की दो देशों के बीच जो अलग अलग क्या क्या प्रयास किए गए हैं, वी डॉलराइजेशन, यानी कि डॉलर को क्या करना है, मार्केट से जो मार्केट में प्रभुत्व है उसको कम करना है, तो ये द्विपक्षीय प्रयासों में हो गया। द्विपक्षीय प्रयासों में अगर हम बात करें तो बहुपक्षीय में तो अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, AFCFTA, ठीक है, अफ्रीकी, इसका हिंदी में अफ्रीकी महाद्वीपीय यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसने मिल करके इन लोगों ने इन देशों ने मिल करके एक अंतर महाद्वीपीय व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या किया है कि आपस में समझौता किया है, जिससे क्या हो कि डॉलर का जो डॉलर में ही व्यापार होता है उसको कम किया जा सके। दूसरा जो लॉन्च किया गया है यूरोपीय केंद्रीय बैंक ने टारगेट 2 एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है जो जितनी यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो व्यापार हो रहा है तो वो किस में हो, यूरो में हो, ठीक है। तो ये बहुपक्षीय क्योंकि कई देश मिल करके कर रहे हैं तो ये बहुपक्षीय हो गया। इसमें यूरोपीय टारगेट 2 इनिशिएटिव है, टारगेट 2 ये पहला है। इसको इंग्लिश में अगर आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन करना है तो नेट से एक बार सर्च भी कर सकते हैं इसको। बाकी जो है ये लॉन्च किया ताकि जो है यूरो में व्यापार को बढ़ावा, जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं उनका व्यापार किस में हो, यूरो में, जो भी व्यापारिक और वित्तीय लेन देन है उनको बढ़ाने के लिए, व्यापारिक और वित्तीय लेन देन इनको बढ़ावा देने के लिए ये लॉन्च किया गया था आपका 2007 में। ये जो टारगेट 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ये 2007 में इन्होंने लॉन्च किया था, जिससे यूरो में ही बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। उसके साथ में हम देखें चाइना पीछे तो रह नहीं सकता है, तो चाइना ने क्या किया है, चाइना ने एक अपना, क्योंकि इसका युआन है तो एक युआन यानी कि जो डिजिटल मुद्रा है उसके थ्रू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चाइना ने क्या किया है कि ग्लोबल लेवल पे ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि डिजिटल का युग है, डिजिटलीकरण का युग है,
तो एक ई युआन करके इसकी मनी है, तो इसने BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में इसने एक प्रस्ताव पेश किया कि युआन को जो है ई युआन को मान्यता दी जाए, यानी कि मनी जो रेनमिनबी है इसका जो डिजिटलीकरण है उसके फॉर्म को वो किया जाए। तो एक प्रस्ताव इसके थ्रू भी लॉन्च किया गया है। तो इस तरह इतना कर दीजिए, बहुत है, काफ़ी है। द्विपक्षीय प्रयासों में ये हो गया, बहुपक्षीय प्रयासों में इतने एग्जाम्पल्स हो गए। दिस इज़ इनफ फॉर मेंस, क्योंकि मेंस के लिए एक 150 में आएगा क्वेश्चन या 250 में आएगा, और इतने एग्जाम्पल्स ये अगर डायरेक्ट नहीं भी आता, इनडायरेक्ट आता है, तो भी आप इस सारी एग्जाम्पल्स आप सेट कर सकते हो और इसे काफ़ी अच्छा आप स्कोर भी करोगे, बिकॉज ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जल्दी मिलते नहीं हैं। और दूसरी बात है क्लियरिटी ऑफ द माइंड, ये जरूर आपको दिलाएंगे। जैसे आप आंसर करते हो तो ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर को अच्छा इसको ये भी क्लियर है, अच्छा ये भी क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग में जो है शामिल कर सकते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रीडॉलराइजेशन के कुछ चैलेंजेस भी होंगे कि हो क्यों नहीं रहा, तो उन चैलेंजेस पे हम बात करते हैं। क्या हो? बस 5 मिनट बस। तो रीडॉलराइजेशन की चुनौतियाँ क्या हैं, हम यहाँ पे आते हैं और देख लेते हैं फटाफट चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं डिटेल में इस टॉपिक को, तो हमें समझ में आ जाएगा। पहली चुनौती आपकी ये है, पहले क्या है कि स्वीकार्यता, किसी भी मनी की स्वीकार्यता कितनी है। दूसरी बात क्या है कि उसकी तरलता क्या है, यानी लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में उसकी। दूसरी बात ट्रस्ट कितना है, विश्वसनीयता कितनी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है किसी भी मनी के लिए, ठीक है। ये चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई मनी मार्केट में उपलब्ध नहीं है अभी तक जो ये सारे पैरामीटर्स इतने अच्छे से पूरा वर्ल्ड इस पर भरोसा कर पाए। दूसरी बात अगर हम चीन की देखें, चीन की जो ऋण जाल नीतियाँ हैं वो भी बाद में रेनमिनबी को मान्यता तो दे रहे हैं, सारे देश व्यापार भी इसमें कर रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना की जो पॉलिसीज़ हैं, हम देख रहे हैं जैसे वेपनाइजेशन ऑफ द करेंसी कर रहा है डॉलर का USA, ऐसे चाइना भी तो करेगा रेनमिनबी का। क्योंकि अभी हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह से उसको डेप्ट जाल में फंसाया, डेप्ट ट्रैप बोलते हैं यानी ऋण जाल नीति, तो उसमें फंसाया और किस तरह से आज श्रीलंका में इतना बड़ा क्राइसिस आया। तो इसकी जो ऋण जाल नीति है तो ये भी एक समस्या है, इस पे कैसे भरोसा किया जाए। ऋण जाल नीति, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें, जो उभरती हुई इकोनॉमीज़ है इनकी मनी में जो है उभरती इकोनॉमी अर्थव्यवस्थाओं की जो मनी है, इनकी जो मनी है इसमें कितना वोलाटिलिटी होती है, ठीक है, यानी कि अप्स डाउन्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मान लो कि इसमें इन्होंने जो है ऋण जारी कर दिया तो इसमें जो लेनदार और ऋणी है उसको भी नुकसान हो सकता है। तो वोलेटिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि विनिमय दर भी उतनी अभी जो है वो बड़े लेवल पे नहीं है, तो इससे क्या होता है FDI भी प्रभावित होगी। दूसरी बात ये है कि अगर मान लो करेंसी डाउन हो गई अचानक से तो इसमें बहुत बड़े लेवल पे लोगों का नुकसान हो सकता है। तो ये सब जो है ये सारी चैलेंजेस हैं इसमें मेनली अगर हम देखें। दूसरा अगर हम देखें तो जो आपका IMF है, वर्ल्ड बैंक है, या जो ऐसी संस्थाएं हैं, ब्रेटन वुड्स हम एक कह सकते हैं, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था एंड USA द्वारा विरोध। USA अपनी करेंसी को क्यों कमज़ोर करने देगा, ठीक है। तो ये भी एक समस्या है, ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें भारत ने क्या क्या प्रयास किए। भारत ने 2014 में एक मसाला भारत के ऐसे पूछ सकते हैं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए, भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो पहला अगर हम देखें 2014 में उसने मसाला बॉन्ड जारी किया, मसाला बॉन्ड जारी किया। इसमें क्या है कि भारतीय कंपनियां भारतीय रुपये में जो है वो अपने बॉन्ड जारी कर सकती हैं, फॉरेन में लंदन में जारी किया गया था। तो इसके तरह क्या होगा कि भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ। दूसरा अगर हम देखें करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, दो देशों के बीच क्या हो रहा है, जैसे मालदीव के साथ किया गया। टोटल भारत जो है वो 23 देशों के साथ कर चुका है अभी तक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट, ठीक है। भारत ने जो है 23 देशों के साथ अभी तक किया है, मतलब आपस में मनी के
जो एक दूसरे देशों की मनी है उसके बीच एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पे समझौता होता है और व्यापारिक लेन देन होता है। तो ये हो गया। तीसरा अगर हम देखें तो ओस्ट्रो अकाउंट के माध्यम से भारतीय रुपये में व्यापार। ओस्ट्रो अकाउंट वो अकाउंट होता है जब कोई विदेशी बैंक आपके घरेलू यानी आपके देश में, मान लो कोई अमेरिका का कोई बैंक है और यहाँ पे आकर के आपके बैंक में कोई अपना अकाउंट खोलता है तो उसे ओस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। तो उस अकाउंट में जो रख रखा होगा पैसे का वो भारतीय रुपये में होगा और लेन देन पे ट्रेड का होगा वो भारतीय रुपये में होगा। तो इस तरह भारत ने अपने प्रयास किए हैं और अभी जो है ब्रिक्स के लेवल पे आकर के इस पर चर्चा हुई है कि आपस में कौन सी ऐसी मुद्रा बनाई जाए जो एक ऑपरेशन बनाया जा सके। तो यही सारा इसमें टोटल जो है इतना इसी में क्वेश्चन बन जाएगा आपका और आंसर भी हो जाएगा, काफ़ी है इतना। बाकी और क्या करना चाहिए, अब तो नीति निर्माताओं को ये भी देखना चाहिए कि डी-डॉलराइजेशन जो है उसके लाभ क्या हैं, उसके चैलेंजेस क्या हैं। तो प्रॉपर एक संतुलित नीति बनानी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो क्षेत्रीय संगठन है उनको भी साथ आकर के इस पर बातचीत और चर्चा करनी चाहिए और एक ऐसी मुद्रा बनाई जानी चाहिए जो सभी देशों के लिए, मतलब जो क्षेत्रीय लेवल पे है वो आपस में उस पर ट्रेड हो सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो ये टॉपिक आपका डी-डॉलराइजेशन इकोनॉमी का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और फिर चलते हैं अगला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच।